देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जब व्यक्ति सामने वाले पर उंगली उठाता है तो उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं रहता कि सामने वाले की तरफ तो एक ही उंगली उठी है, बाकी की 3 उंगलियां उसी की ओर मुड़ी है। ऐसे में झेप मिटाने के लिए भी एक कहावत उछाल दिया जाता है कि हमाम में तो सभी खैर, उस हमाम में हम क्यों जाएं, हम तो ये देख रहे हैं कि उससे बाहर कौन है जो जब किसी पर आरोप लगता है तो उन आरोपों के छींटे भी उसके दामन पर नहीं पड़ते। परिवार के सदस्यों को सियासत में प्राथमिकता देने की बात हो यानी परिवारवाद की, तो इस आरोप के दायरे से फिलहाल नीतीश कुमार बाहर ही दिखते हैं। लेकिन वो ये आरोप हर मंच से अपने विरोधियों पर लगाते रहे हैं, चाहे जिनके वो साथ हैं उन पर या उनके विरोध में जो भी रहे हैं उन पर। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ऐसा शगुफा छोड़ा है जिससे ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार को भी उन आरोपों के दायरे में लाना चाहते हैं, अब ये तो आकाश नहीं कि नीतीश के मन में उनके बेटे निशांत को लेकर क्या चल रहा है ये तेजस्वी को पता हो, और ना इस बात की गुंजाइश है कि निशांत ने तेजस्वी से कुछ कहा होगा, फिर तेजस्वी की बात तो शगुफा ही मानी जाएगी। ऐसे में जो सवाल खड़ा हो रहा वो ये कि फिर ये बात तेजस्वी ने क्यों कही कि निशांत को राजनीति में आने से रोका जा रहा। एक संभावना तो यही दिख रही जो सवाल हम पूछ रहे हैं, और वो ये कि क्या निशांत बहाना भर हैं, कवायद खुद को परिवारवाद के आरोपों से बचाना है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करा दे। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, बीजेपी की ओर से राहुल आनंद जी हैं और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आरजू जी, सवाल आपसे सीधा सा यही कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं बिहार की सियासत में जिन पर परिवारवाद का आरोप सीधे तौर पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में तेजस्वी का ये कहना कि निशांत को राजनीति में आने से रोका जा रहा है, उन तक ये सूचना कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद निशांत को लेकर तेजस्वी इतने भावुक हो रहे हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल है कि परिवारवाद के आरोपों से उस व्यक्ति को घेरना जो अब तक बचा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक संवाद चलता है, परिवारवाद नहीं चलता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जितने भी जाना पड़ता है फिर को जनता आशीर्वाद देती है तो वो किसी भी सदनों तक जाते हैं। और जहां तक ये शुरुआत है निशांत जी की, मैं कह रहा हूं, ये शुरुआत हुई जनता दल यूनाइटेड के बाहर, जो ऑफिस है कार्यालय है उसके बाहर में पोस्टर थे। उसके बाद कई जगह वो दिखते हुए नजर आए, उनके कार्यकर्ताओं ने ये चीजें कही, और वो कार्यकर्ता सिर्फ छोटे लेवल के नहीं थे, जिला से लेके प्रदेश तक के लोग थे जिन्होंने इस चीज की मांग की कि निशांत आ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या वजह है कि उनको बार बार लॉन्च करने की कोशिशें होती हैं, कवायदे होती हैं, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल में बैठते हैं, जो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। सवाल ये है, इसके पीछे गर्भ में सवाल ये पड़ा है, जब इस लोकतंत्र ने किसी को भी आजादी दे रखी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र की आजादी को कोई कैसे छीन सकता है। बिल्कुल, जब आप ये सवाल कर रहे हैं ना कोई कैसे छीन सकता है, तो फिर ये संदेह क्यों व्यक्त किया जा रहा है कि फला लोग हैं, कुछ ग्रुप है जो उन्हें रोक रहा है। देखिए, हमने एक बहुत पहले एक आरसीपी टैक्स का नाम लिया था, वो आरसीपी टैक्स पूरे प्रदेश में सब लोग जान गए कि वो क्या है। फिर हम डीके बॉस की बात करते हैं, तो देखिए राजनीति में सब कुछ आदमी जानता है, उजागर होता है, सामने से भी और अंदर से भी जानता है। और हम साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश के एनडीए समर्थित सरकार में जब जमाई आयोग का गठन हो सकता है तो निशांत जी क्यों नहीं आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो। सबसे बड़ी एनडीए समर्थित सरकार में जो सत्ता में मौजूद लोग हैं, उनसे बड़ा परिवार हमको लगता है बिहार प्रदेश में किसी का नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि निशांत को क्यों नहीं आना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं बहुत जिनको परेशानी है, हम जवाब ले लेते हैं। नहीं, हम जवाब ले लेते हैं। किशोर जी, पता नहीं आरजू जी को कौन सा वो लॉन्चिंग इवेंट दिख गया जिसकी तैयारी के बावजूद निशांत को राजनीति में जेडीयू ने लॉन्च नहीं किया है। आप आरजू जी के सवालों का जवाब दें। आरजू साहब या इनके नेता तेजस्वी जी राजनीतिक बेरोजगारी के शिकार हैं और उन्हें रोज उद्घाटन होते पुल, पुलियों, डबल डेकर पुल को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 44 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पर देखते हुए इन्हें तकलीफ हो रही है कि जो नीतीश जी का यूएसपी है, जो है, अगर यही बना रहा तो 25 तो
दूर 35 तक भी ये सत्ता के आसपास कहीं दिखने वाले नहीं है। और इसको देखते हुए उजूल फुजूल की बातों में ये इन्वॉल्व हैं। अरे असल परिवारवाद तो वो है कि जब 97 में प्रदेश की जनता को एक अनपढ़ मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था परिवार के नाम पर। असल परिवारवाद तो वो है जब 2003 में लालू प्रसाद यादव जी बिहार BCA के चेयरमैन होते हुए, अध्यक्ष होते हुए बेटा को दिल्ली से क्रिकेट खिलवाने लगते हैं। असल परिवारवाद तो वो है जब 2015 में अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी सेकेंड और थर्ड नंबर पर मंत्री का पद लेते हैं। तो परिवारवाद तो एक दल है, एक परिवार है जो लगातार परिवारवाद करता रहा है। और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता हो, मैं आदरणीय है लालू प्रसाद जी का मैं सम्मान करता हूँ, बावजूद उसके 28 साल तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना और इस इंतजार में बने रहना कि कभी न कभी हम अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ही इस कुर्सी को, तो परिवारवाद वहाँ है। जहाँ तक हमारे निशांत जी की बात है, तो निशांत जी चाहते तो 2004 में भी सांसद विधायक बन सकते थे, MLC बन सकते थे। आज भी चाहेंगे वो पार्टी में आएंगे, उनका स्वागत होगा। या उनका मतलब निजी ये मामला निशांत के मन मर्जी पर छोड़ दिया गया है। निजी मामला होगा, निजी निर्णय होगा। लेकिन आपको तेजस्वी यादव को धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतने चिंतित हैं आपके पार्टी के एक नेता के पुत्र को लेकर। तो चाहता हूँ कि वो चिंतित थोड़ा तेज प्रताप जी के लिए रहें, जो उनका भाई हैं, बड़े भाई हैं, और बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। दल से बाहर कर दिया गया है, परिवार से बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल, आप ही के पास आऊंगा, मैं राहुल जी के पास बाद में जाऊंगा। आपकी बेचैनी देख पा रहा हूं मैं। निशांत जी और नीतीश जी की चिंता करने के लिए पूरा बिहार, पूरा जदयू परिवार तैयार है। की चिंता है, उसमें निशांत भी आते हैं। आप अलग बात है, किसी और का नाम आपने नहीं लिया, आपने मेरा नाम लिया कि मुझे कोई टिकट दे दे। दीपक जी, सबसे बड़ा चीज है ना, आरएसएस ने जो इनको खुराक दिया है ना, उसकी जो है थोड़ा बहुत असर अब इनके ऊपर दिखने लगा है। इन्होंने कहा कि एक अनपढ़ महिला, किसको कहा? एक महिला को कहा बिहार प्रदेश के। ये बताइए कि संविधान ये आजादी देता है कि नहीं? लोकतंत्र में विधायक दल की बैठक तय करती है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। ये न्यायिक प्रणाली पे कैसे आवाज उठा सकते हैं? नहीं, ये न्यायिक प्रणाली नहीं है, ये आपके दल का अपना आंतरिक मामला है। ये कोई विधायक दल की बैठक से ही कोई चुना जाता है, और उसी विधायक दल की बैठक से आदरणीय नीतीश कुमार बार बार पलटी मार के 9 बार बन चुके हैं। तो इनको कम से कम विधान की भी तो कम से कम नहीं, आपने जो दामाद आयोग का जिक्र किया ना आरजू जी, उसके बारे में भी आप देखिए ना। तो जनता के बीच में जाते हैं, डीके बॉस की पत्नी को थोड़ी नियुक्त कर देते हैं, जो जनता दल का जो वर्किंग कमेटी का जो अध्यक्ष है उसकी बेटी को थोड़ी नियुक्त। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे, आपके पास आएंगे राहुल जी से हम जीतन मांझी जी, अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी, रामविलास पासवान जी, पशुपति पारस जी, सम्राट चौधरी जी, इन सब लोगों पे भी तो थोड़ा सा इनको भाषण दे देना चाहिए। नहीं, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है ना आरजू जी कि आपको इन लोगों से आपत्ति है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे से कोई आपत्ति नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और आप उन पर वो आरोप उलटकर नहीं लगा सकते? नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के सबसे बड़े परिवारवाद के पोषक हैं, और उन्हीं के साथ गठबंधन में जिस हिसाब से एनडीए समर्थित सरकार चला रहे हैं, क्या अगर वो परिवारवाद के खिलाफ है तो जीतन राम मांझी को आउट करेंगे? क्या वो चिराग पासवान को आउट करेंगे? क्या वो सम्राट चौधरी को आउट करेंगे? क्या वो अशोक चौधरी को आउट करेंगे? क्या वो विजय सिन्हा को आउट करेंगे? क्या उनके दामादों को आउट करेंगे? उनके पत्नियों को आउट करेंगे? उनके बहुओं को आउट करेंगे? ये सवाल हम पूछते हैं जो परिवारवाद पे भाषण देते हैं और उनको अपना परिवारवाद नहीं। एक कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से आप शुरू कीजिए, फिर दूसरों से उम्मीद कीजिए। राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जनता के बीच नहीं, कौन आसमान से टपक रहा है? नियुक्त नहीं करते आरजू जी, कौन आसमान से टपक रहा है? एकदम कौन आसमान से टपक रहा है? की पत्नी आसमान से ही तो टपक गई। जनता दल यूनाइटेड की वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष, उनकी बेटी आसमान। नहीं तो ये क्यों चाह रहे हैं आपके निशांत भी आए? अरे जो ये क्यों चाह रहे हैं आरोप लगाने के लिए? उनके बेटे थे, निशांत क्यों? अब दामाद भी तो आम के पेड़ की तरह। आरजू जी, निशांत क्यों? निशांत इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी को भी आजादी नहीं, निशांत क्यों आए? आप उन्हें जबरदस्ती क्यों राजनीति में लाना चाह रहे हैं? हम किशोर जी तो बोल रहे हैं कि वो चाहते तो 2004 में आ जाते, उसके बाद भी आ जाते, कभी भी आ जाते हैं। इनके खुद जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष से बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप चाह नहीं रहे हैं। चलिए राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी जवाब दे रहा हूं, दीपक जी आ रहे हैं आपके पास। फिर आएंगे। यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने, प्रदेश के सचिवों ने वो लगाया था बैनर पोस्टर, और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर था। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यरत पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता। चलिए राहुल जी,
निशांत को लेकर बहुत चिंतित हैं आरजेडी वाले और परिवारवाद का आरोप भी लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य को जिसे राजनीति से दूर रखा गया है, जिस व्यक्ति पर आप परिवारवादी का आरोप नहीं लगा सकते हैं, उन भी आरोप लगाने के लिए कुछ वजह तो चाहिए, इसलिए शायद निशांत को लेकर इतने चिंतित हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी कहावत है, सूप तो सूप चलनी बोले जिससे 72 छे। देखिए, आरजेडी की बेचैनी इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो हर वक्त एक नए तरीके से जो घेराबंदी की जाती थी आरजेडी को, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ गोल की तरफ तेजस्वी यादव अपने आप को देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं एक ही एजेंडा जो बचा है, आरजू जी एक बार सुन लेते हैं बात ये कहना क्या चाह रहे हैं वो तो समाप्त कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है जो हमारे सहयोगी साथी ने जो बात कही कि वो चाहते तो 2004 में सांसद बन सकते थे। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव से वो 10 साल बड़े हैं, वो चाहते तो बहुत पहले भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो टपकने वाली जो बातें कर रहे थे हमारे मित्र आरजेडी, उनको ये शायद पता नहीं होना चाहिए कि जो बातें हो रही थी उसमें क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये आएगा, ये मसला राजनाथ सिंह पे भी लेकर जाएंगे और यहाँ तक अमित शाह पे भी आएंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, पूर्वानुमान मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी जो सिंगापुर में रहती है वो डायरेक्ट आती है, लोकसभा चुनाव लड़ लेती है। यही नहीं, जनता के बीच में जाती है। सुनिए, वो कैसी जनता के बीच में सीधे आती है, इंपोर्टेड होकर हेलीकॉप्टर से आती है और जनता सीधे से तय हो जाता है कोर कमेटी में कि इन्हीं को जीत के जाना है। सुनिए, बाकी लोग वहाँ बेकार थे। आलू भाई सुनिए तो सही, आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था ना, आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये कौन सा संविधान है, जरा मुझे बताइएगा, ये कौन सा संविधान है आपकी? आपके पार्टी का संविधान, आरजू जी देखिए एक सेकंड, आपके पार्टी का संविधान देश का संविधान नहीं है, आपके पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, कोई कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। लड़ने की आजादी को नहीं, आप उसकी योग्यता किस आधार पर तय करते हैं? आप उसकी योग्यता किस आधार पर तय करेंगे? आप उसकी योग्यता किस आधार पर तय करेंगे? आयोग की तरह दीपक जी, आरजेडी का जो यूएसपी है ना वो यही है कि हल्ला करना, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे तो मैं चुप था, और जब मैं बोल रहा हूं तो देखिए यूएसपी आप मेरे यही प्रॉब्लम नहीं। अभी आपके प्रश्न का उत्तर अभी नहीं, पहले दीपक जी प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। वो आती है और उसके बाद मीशा भारती जी की अगर हम बात करें तो मीशा भारती जी 2 बार चुनाव लड़ती हैं, जब हार जाती है तो तुरंत उनके लिए उनसे ज्यादा कोई काबिलियत मिलता ही नहीं है और उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। इस तरह की कितनी भी बातें अगर की जाए, चाहे वो आरजेडी में दोनों पुत्र की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी की, वो एक बार जीतते हैं और मंत्री परिषद में चले जाते हैं। तो चीजें ये है कि जो परिवारवाद की जो बातें कर रहे हैं, पहले अपने घर में एक एक करके, पहले अपने घर में एक एक करके लोगों को पहले बैठाएंगे, तब जाकर जाएंगे। अब सुनिए, आप सुनिए, आप इसके सवाल का जवाब दीजिए। आरजू जी, एक सेकंड हो गया राहुल जी, हम थोड़ा आरजू जी को समय दे देते हैं। आरजू जी, इतने नाम आपने गिनाए, इसको सेट किया, उसको सेट किया, इसको सेट नहीं किया, उसको सेट नहीं किया, आप ये क्यों चाह रहे हैं कि निशांत को भी कोई सेट करे, क्योंकि आपको फिर एक व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए, उंगली उठाने के लिए कोई अवसर मिले? आप इसके पीछे की चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप इसके आगे की चीजों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो असहज हैं, उनके कार्य आप असहज हैं, आप असहज हैं, तब तो आप बयान दे रहे हैं ना, आप असहज हैं। एनडीए समर्थित सरकार का परिवारवाद, इससे बड़ा कोई परिवारवाद हो ही नहीं सकता। नहीं, तो एनडीए समर्थित सरकार आप बोल रहे हैं ना, अब तक नीतीश कुमार नहीं कह पा रहे हैं ना, आप नीतीश कुमार नहीं कह पा रहे हैं, जो एनडीए का चेहरा है आने वाले चुनाव में, आप उन पर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। परिवारवाद के पोषक हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि सबसे बड़ा परिवारवाद उनके पार्टी के अंदर है, पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति एनडीए खेमे का चुनावी चेहरा है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा है, आप उस पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, और वो बार बार आप पर उंगली उठाकर कह रहा है कि ये परिवारवाद वाले हैं, भ्रष्टाचार पे उंगली उठाते हैं, परिवारवाद आरोपों की लंबी फहरिस्त है। आरजू जी, समय की बाध्यता समझी जाए। किशोर जी, देखिए आरजू जी की प्रॉब्लम क्या है कि जब 15 में तेजस्वी और तेज प्रताप जी सेकेंड और थर्ड नंबर पे शपथ ले रहे थे, उस समय नीतीश जी परिवारवाद नहीं थे कर रहे थे। आरजू जी की प्रॉब्लम है कि पिछली बार जब आयोग बोर्ड का गठन हुआ और जब नाम हमारे तो पास वो तो कह रहे हैं ना कि परिवारवाद के सबसे बड़े पोषक नीतीश कुमार हैं, तो परिवारवाद तो वो भी हो गया, ये अपने आप मान रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप जरूर लगाएंगे। उनको चुना था तब फिर वो सदनों में गए थे। जनता चुन के उनको सेकंड नंबर पे, दामाद आयोग कौन सा सरकार चला रही है? आरजू जी, कौन सा सरकार चला रही है?
सरकार चला रही है, सरकार चल रही है, आयोग सरकार चला रही है। आपके पास आपके कार्यकाल में कोई आयोग का गठन नहीं हुआ था। आरजू जी लिस्ट निकाले क्या? आरजू जी लिस्ट निकाला जाए क्या? आरजेडी के शासनकाल में गठित आयोगों में किसे किस पद पर दिया गया था? किसे ड्राइवर को विधायक बनाने का श्रेय लिया जा रहा था? बिहार प्रदेश में आरएसएस कोटा क्या है? नहीं, ड्राइवर और माली को बनाने का श्रेय जो पार्टी ले रही है वो कह रही है। हमने तो एक गरीब महिला को जो कपड़े धोती थी उसको भी भेजा है, वो इनको नहीं नजर आता है। एक माली जो यही हमने भेजा है, ये आप श्रेय ले रहे हैं, लेकिन इनका जनता चुन रही है। लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप की बात हो, मीसा की बात हो, तो उन्हें जनता चुन रही है। मुकाबला करेंगे और नहीं, मुकाबले के लिए आपको कोई मौका नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए तेजस्वी यादव निशांत को लेकर चिंतित है, अपनी पार्टी को लेकर चिंतित नहीं है। उसको गिनाने के मौके हैं। किशोर जी आपकी बात देखिए, ये आप इनसे ए बात करिए, बी की बात करेंगे, आप सी बात करेंगे, डी की बात करेंगे। ये डाइल्यूशन जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस कोटा में उसमें जवाब हम आज उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। आरजू साहब, आरएसएस कोटा समझना हो तो 1989 के लालू जी के हाउस के बयान को समझिए, समझ में आ जाएगा आरएसएस कोटा क्या है। और रेफरेंस कहिएगा, आप कहिएगा रेफरेंस मैं दे दूंगा, डेट टाइम के साथ। आरएसएस गलतफहमियां ही फैलाई हैं। आरएसएस का कोटा कोटा आप नहीं आ सकते। आरएसएस का कोटा कोटा, अशोक चौधरी ने कहा आरएसएस कोटे से बने हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार प्रदेश में या देश में ये कौन सा कोटा है? मुझे आप बता दीजिए, कौन से आप बोलने तो दीजिएगा आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाउस लोकसभा के प्रोसीडिंग को पढ़ लीजिए। लालू जी समझा रहे हैं आरएसएस कोटा कौन सा है। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, मानसिकता से झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। डेट टाइम के साथ, अरे मैं उनका प्रवक्ता बैठा हूँ, राष्ट्रीय डेट टाइम के साथ बताता हूँ। प्रवक्ता यही लालू का आप सिर्फ परसेप्शन फैला सकते हैं, अरे झूठ बोल सकते हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। उस आरएसएस आरजू जी आप चाहते हैं कि ये बोल ना पाए, आदरणीय लालू प्रसाद आरजू जी आप चाहते हैं ये बोल ना पाए, वो फैक्ट चेक हम कर लेंगे। एक बार इन्हें बोलने तो लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी देश के संसद में बैठकर यह बोलते हैं कि भाजपा और आरएसएस देशभक्त है और उनको कांग्रेस ने बिहार में का काम किया है। ये क्या हाउस में नहीं बोला गया है? आरएसएस को जूते की नोक पे रखने की बात उन्होंने कही है। कल फिर से बैठिए डिबेट, नोक पे रखने की बात कल फिर से डिबेट, ठीक है, वो भी हम चेक करवा लेंगे। राहुल जी आप दीपक जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो लोग आरएसएस के बारे में जो बातें करते हैं वो अक्सर इस चीजों को कहते हैं कि जूते के नोक पे है, ये वो कुछ भी नहीं है। लेकिन शायद भूल रहे हैं कि जब लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसके समर्थन पर बने थे। और दूसरी सबसे बात बता दूं, जब भी हमारे देश के अंदर, सुनिए, जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा घटना घटता है, ये परसेप्शन की बात नहीं है, ये आप पता कर लीजिए। चाहे ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे कहीं का बात कर लीजिए, आप आरजेडी की जो यूएसपी है, हल्ला बोल ही करेंगे। आप आरजेडी के कितने लोग गए? कितने लोग आरजेडी के गए? अहमदाबाद में कितने लोग गए? आप बताइए, प्लेन घटना हुआ, आप गए क्या वहां पे? क्या वहां पे आप आरजेडी में गए क्या? आरजेडी के कितने लोग गए? कांग्रेस के कितने लोग गए? कांग्रेस के कितने लोग गए? कांग्रेस के कितने लोग गए? जब कभी घटना होती है तो कितने लोग गए? केवल हल्ला करेंगे, ना बसेंगे, ना बसने जाएंगे, ना बसेंगे, ना बसने जाएंगे। हो गया, समय नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, केवल हल्ला और केवल हल्ला। जूते के नोक पे रखते हैं बाबा भीमराव और संविधान की बात करते हैं। जूते के नोक पे बाबा भीमराव रखते हैं और संविधान की बात करते हैं। ये लोग केवल हल्ला करेंगे। कौन दीपक जी, एक मिनट, देश में कहां क्या है? देश में कहीं भी अगर कोई दुर्घटना हुआ है, कितने राजनीति के लोग गए हैं, मुझे बता दीजिए। राहुल जी हम ना भटके तो बेहतर है। आरजू जी हो गया, नोक पे रखता हो। अभी कह रहा था ना, दलित और वंचितों को मैं टीवी पे कह रहा हूं, राहुल जी नहीं, ये बेवजह का हंगामा है। देखिए अब 10 बार एक बात को बोलेगा, चलिए ठीक है। धन्यवाद आरजू जी, धन्यवाद राहुल जी, इसीलिए जनता इनको लात मार के, ठीक है। धन्यवाद आरजू जी, धन्यवाद राहुल जी। हो गया, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज अब नहीं जा रही है। किशोर जी आप क्या दिखा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। देखिए वही दिखा रहा हूँ, हाउस का प्रोसीडिंग। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे, अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसको लेकर 1989 का प्रोसीडिंग है जिसमें लालू जी हाउस में बोल रहे हैं कि
बिना पढ़े लिखे वाली नहीं, पार्टी है। वो हम चेक करा लेंगे। ये बिना पढ़े लिखे वाली पार्टी मेरा है। सवाल ये ठीक कदम ठीक है, हो गया किशोर जी, लोग जानते वक्त हैं। वक्त की बाध्यता बाबा है। भीमराव अम्बेडकर को जवाब जूते के नोट पे दीजिए। रखा था। अरे माफी इसमें मांगने जवाब के लिए कहिए। दीजिए। माफी जवाब मांगने के लिए दीजिए। कहिए। RSS किशोर जी, जूते के नोट पे रखते हैं। धन्यवाद, आपने ये बात रखी है, हम जरूर इसे चेक कर लेंगे और अगर आरजू जी सही बोल रहे हैं तो उसका डिस्क्लेमर भी देंगे हम, और अगर किशोर जी की बात सही है तो उसका डिस्क्लेमर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो बात परिवारवाद की उठी है और परिवारवाद की बात है तो हंगामा होना स्वाभाविक सी बात है, और वो हंगामा आपने देखा। और निशांत को लेकर चिंतित होने का सबब क्या है, इससे जुड़ा हमारा सवाल था और इस सवाल का जवाब जनता भी तलाशेगी, क्योंकि वो भी ये सोचकर चिंतित हो रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटे को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। आपकी भी जरूर आ रही होगी जहां तहां से, और आप तक भी लोग पहुंचेंगे तो उन तक अपनी बात भी पहुंचाइएगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। चला जाए सर, हम लोग का कारोबार। पंछी सा उड़ने लगे हैं एक ख्वाहिश बन के, आंखों में सब